दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स भेजने वाला एक 12वीं का छात्र है। छात्र के पिता एक एनजीओ में काम करते हैं और एनजीओ का नाता एक राजनीतिक दल से है। इसके बाद मामला बीजेपी बनाम आप हो गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस ये बताया कि दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल भेजने वाला 12वीं का छात्र है। उसके पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं और ये एनजीओ एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है। ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। दिल्ली के स्कूलों में 12 फरवरी 2024 से धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है 12वीं का बच्चा इस एडवांस तकनीक से परिचित नहीं हो सकता। इसकी जांच करनी होगी कि कहीं इसके पीछे एनजीओ तो नहीं। वो ये भी याद दिला रही है कि इसी एनजीओ ने अफजल की फांसी का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया जताई है। स्कूलों में धमकी का पहला मामला मई 2024 में आया। 10 महीने कोई जांच नहीं हुई। अब चुनाव से 15 दिन पहले फर्जी कहानियां सुना रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोई नाम नहीं लिया है, मगर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को देखना होगा कि वह इस जांच को राजनीतिक खींचतान से अलग रख सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कालकाजी से अपना नामांकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बिना जांच के ही केस दर्ज किया गया है। नामांकन से पहले ही चुनाव अधिकारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आतिशी पर चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। हालांकि नामांकन के बाद उन्होंने कहा यह कार्रवाई दिखाती है कि पुलिस और चुनाव अधिकारी किसके साथ हैं। सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। दिल्ली पुलिस यही नहीं रुकी। पुलिस ने पीएम और गृह मंत्री का फोटो लगाकर वीडियो बनाने को लेकर एक और केस दर्ज कर लिया। आतिशी पर दर्ज केस को लेकर बीजेपी ने जवाब दिया। क्या आतिशी इसका कोई जवाब देंगी कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार सामग्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही है। जैसे जानकारी हमारे लीगल विभाग के पास पहुंची, तुरंत श्री संकेत गुप्ता जी ने उसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी, इलेक्शन कमीशन को दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि पुलिस और चुनाव अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर देर शाम चुनाव आयोग पहुंची। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद पार्टी अब खुलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आई है। खुद राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गए हैं। देखो दिल्ली देखो। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नजफगढ़ नाला पहुंचे राहुल गांधी की ये तस्वीर दिल्ली चुनाव के नजरिए से बेहद अहम साबित हो सकती है। ये तस्वीर बता रही है कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस की दुविधा अब खत्म हो रही है। इस नाले पर पहुंचकर राहुल गांधी ने केजरीवाल के दावों पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है।
पार्टी दिल्ली में अब अपनी खोई जमीन पाना चाहती है। पार्टी जानती है कि जब तक आम आदमी पार्टी ताकतवर रहेगी उसकी वापसी मुश्किल है। खासकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह सेंधमारी कर ली है। नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को सीधे घेरने की कोशिश की गई है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ उतारा है। इसी तरह मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को उतारा गया है। आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन वादों की काट के तौर पर पार्टी ने भी महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति इसलिए थी क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया। क्या इंडिया गठबंधन बिखर चुका है? एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं। पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकल और राज्य स्तर के चुनाव के लिए नहीं बना था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिए बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन स्थानीय और राज्य स्तर के चुनाव के लिए नहीं बना है। कि दिल्ली केजरीवाल का देश है। इनके हाथ में 2 बार दिल्ली की जनता ने हुकूमत दी थी और इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस से लेकर हम लेकर कुछ कर सकते थे तो अच्छा होता था। हुआ नहीं, छोड़ दी। लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, मैं ये नहीं मानता हूँ। जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया। ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। लेकिन क्या इस इशारे को इस तरह पढ़ना चाहिए कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? आरजेडी, सपा, टीएमसी पहले ही केजरीवाल को समर्थन देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुकी है। मकर संक्रांति के दिन जहां लोग सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मना रहे थे दही चूड़ा और तिल खाकर, वहीं मीसा भारती ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कयासों के बाजार को गर्म कर दिया, यह कहकर कि उनके चाचा नीतीश कुमार उनके दल के साथ वापस आए तो वह उसे खारिज नहीं कर रही हैं। कुल मिलाकर उन्होंने एक ठंडे पड़े इस मुद्दे को एक बार फिर से गर्म कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हाल में ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने साथ आने का न्योता दिया था। अब उनकी बेटी और पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती ने भी फिर अपने पिता के वक्तव्य पे मोहर लगा दी। अब राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या फिर से दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। हालांकि इस संभावना से नीतीश कुमार खुद लगातार इनकार करते रहे हैं। वो हर सार्वजनिक मंच पे इसके लिए माफी मांगते रहे। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी ऐसी किसी भी राजनीतिक संभावना को एक सिरे से खारिज कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आपस में ही कंफ्यूज हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में लालू जी का बयान कुछ आता है, तेजस्वी जी विरोध में बयान देते हैं, फिर मीसा जी समर्थन में बयान देने लगती है। मजबूती से एनडीए का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं और इस विधानसभा के चुनाव में जनता मुहर लगाएगी। 2025 के अंत तक बिहार में चुनाव होने हैं और उसके पहले इस तरह की राजनीतिक संभावनाओं की चर्चा से बाजार गर्म होना कोई नई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वे नौसेना के 3 नए युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस वाक्षीर और आईएनएस नीलगिरी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसके बाद वे नवी मुंबई में इस्कॉन के नए मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में 3 उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों का उद्घाटन करेंगे। आईएनएस सूरत दुनिया का सबसे बड़ा और उन्नत डिस्ट्रॉयर है और P-15B गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है।
INS नीलगिरी P-70 स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। भारत की नौसैनिक डिजाइन क्षमता का प्रमाण है। INS वाकशीर P-75 स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट की छठी पनडुब्बी है। भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता का विस्तार दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही नवी मुंबई के खारघर में बने इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 10 दिनों में 14 गांवों के नाम बदले हैं। नाम बदलने की कवायद के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पेन अटका तो उज्जैन जिले का मौलाना गांव विक्रमनगर हो गया। जहांगीरपुर गांव को जगदीशपुर नाम दे दिया गया। काला पीपल विधायक ने तो एक साथ 11 नाम बदलने की सिफारिश रखी, सबको मान लिया गया। ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा, कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो। जब है ही नहीं तो आपने विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की परंपरा नई नहीं है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान भी कई जगहों के नाम बदल चुके हैं। 3 साल पहले गृह मंत्रालय से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 5 साल में मध्य प्रदेश में 42% शहरों के नाम बदले गए। नाम बदलने की राजनीति का गढ़ यूपी को माना जाता है, लेकिन इस मामले में अव्वल नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। नाम बदलने का दौर शुरू हुआ तो विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। हमको न पंडित लिखने में ऐतराज है, न मौलाना लिखने के ऐतराज है, न संत महात्मा लिखने का और सरदार लिखने में ऐतराज है। जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं या जो हमारे लिए शर्मिंदगी के शब्द हैं उनको हम हटाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास अभिनंदनीय है। फिलहाल पूरे राज्य में 55 से अधिक शहरों और गांवों की सूची सामने आई है जहां नाम परिवर्तन की मांग की जा रही है। सबसे ज्यादा डिमांड राजधानी भोपाल और रायसेन से है, जहां 12-12 जगहों के नाम बदलने की मांग है। कर्नाटका सरकार ने नए साल की शुरुआत बस के किराए में इजाफे से की। अब दूध, पानी, बिजली और मेट्रो का किराया महंगा होने जा रहा है। नए साल की शुरुआत से कर्नाटका में बस का सफर महंगा हो गया। जहां पहले 15 रुपए देने पड़ते थे वहां अब 18 रुपए देने पड़ रहे हैं। 15% किराया बढ़ाया गया है। अब इसके बाद दूध का दाम बढ़ने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि किसान प्रति लीटर 5 रुपए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल का किराया और बिजली पानी की दर भी बढ़ने वाली है। सरकार की तरफ से इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। हाल ही में शराब के दाम 20% और बियर के 10% बढ़ाए गए थे। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स 3 से 3.5 रुपए बढ़ाए गए और 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 500 से 1000 रुपए सेस बढ़ा दिया गया है। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार पर विपक्ष आक्रामक है, क्योंकि उसका आरोप है कि अपनी गारंटियों को लागू करने के लिए सरकार नए कर लगा रही है ताकि 60,000 करोड़ रुपए गारंटियों के लिए जुटाए जा सके। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन महिलाओं को धमकी देने के आरोपों में घिर गए हैं। ये महिलाएं मैक्सफ्लोरा नाम की कंपनी द्वारा 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में प्रदर्शन कर रही थीं। अब इन्हीं महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का एक बयान विवादों में है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को धमकी देते दिख रहे हैं। शांति से बात करत हन और तुमन के सहयोग करत है शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़े में हेड़े पुलिस लगाओ जल्दी। वीडियो में मंत्री देवांगन और कृषि मंत्री रामविचार नेताम को महिलाओं के घेरे में देखा जा सकता है। महिलाएं फ्लोरामैक्स कंपनी पर कार्रवाई और अपने नाम पर लिए गए कर्ज की माफी की मांग कर रही थीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर घोटालों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी मंत्री की टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया। फ्लोरामैक्स कंपनी में कहीं न कहीं लखनलाल देवांगन जी की संलिप्तता है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। लखनलाल देवांगन जी के खिलाफ मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें, उन्हें बर्खास्त करें। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर ही दोष मढ़ दिया। जो अभी राजनीति कर रहे हैं उन्हीं लोग उन महिलाओं को जोड़ने वाले हैं, और जो मेन इनके फ्लोरामैक्स के जो अधिकारी थे 11-12 लोग को पुलिस ने कार्रवाई करके जेल के अंदर भी डाल दिया है। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। फ्लोरामैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर फर्जी योजनाओं के जरिए महिलाओं से 30,000 रुपए वसूले और उन्हें हर महीने 2700 रुपए की आय और 35,000 के सामान का वायदा किया था।
और महाराष्ट्र के नासिक से मकर संक्रांति पर एक दुखद खबर आई, जहां पर नायलॉन मांझे की वजह से एक युवक की मौत हो गई। इस खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद बच्चे त्योहार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के पिता पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सोनू अपने घर का इकलौता चिराग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला था। मकर संक्रांति का त्योहार मनाने माँ के पास जा रहा था, लेकिन मौत का ये मांझा, नायलॉन का जानलेवा मांझा, सोनू की गर्दन पर कहर बनकर टूटा और इसने उसकी सांसें छीन ली। किसे पता था ये त्योहार उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक में 9 बच्चों के पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने बच्चों को त्योहार मनाने के लिए नायलॉन का मांझा दिलवाया, जो बेहद खतरनाक और जानलेवा है। नासिक में नायलॉन मांझे पर पुलिस का कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। जानलेवा मांझे के चलते बाइक सवारों को गंभीर चोटें लग चुकी है। एक युवक के चेहरे और गर्दन में 52 टाके तक लग गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने नागरिकों से नायलॉन मांझा न खरीदने और न उपयोग करने की अपील की है। मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ। इस अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संत और उनके अनुयायियों ने गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। साधु सन्यासियों के अलावा करोड़ों की संख्या में आम लोगों ने भी गंगा और यमुना के तट पर आस्था की डुबकी में शामिल होकर के मकर संक्रांति का पर्व मनाया। आस्था की डुबकी लगाने रथों पर सवार होकर साधु सन्यासी संगम पहुंचे। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं ने गंगा यमुना के तट पर स्नान किया। सुबह शुरू हुए अमृत स्नान का दौर लगभग 11 घंटे चला और एक एक करके सभी अखाड़ों के साधुओं ने संगम पर स्नान किया। मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भी कड़कड़ाती ठंड में स्नान और दान पुण्य किया। मेला अद्भुत है और डुबकी लगाने के बाद जो आनंद की जो मिलता है वो अकल्पनीय है। भक्ति के आगे, सनातन के आगे ये बर्फ भी होगा ना तो ये कम है। साधु संतों और आम श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने संगम तट पर पुष्प वर्षा कराई, वो भी हेलीकॉप्टर से। संगम तट पर लोग स्नान करते रहे और ऊपर से फूल उनका स्वागत करते रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विदेश से आए लोगों ने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जो शक्ति है वो सबके लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए, आप कौन सी रंग है। I don't want to have expectation and I'm just amazed. My expectation, it's beyond my expectation and what I could have imagined. 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में अब 2 स्नान पूरे हो चुके हैं। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान होगा। फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होगा। इसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर मुख्य स्नान होंगे। कुंभ के मेले में कोई बिछड़ता है तो कोई मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ में भी एक ऐसी माँ पहुंची जो अपने जिगर के टुकड़े को खोज रही है। गंगा मैया, सरस्वती मैया, मेरे बेटे को वापस कर दो, बस और कुछ नहीं कहेंगे। एक माँ का ही ऐसा कलेजा हो सकता है। 48 साल की शिवरानी का बेटा प्रेम दर्शन 2 साल से अधिक समय से लापता है। उस दिन घर में कुछ ऐसे ही पढ़ने के लिए कुछ डांटे थे, वो घर से निकला कि मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, लेकिन वो आया नहीं आज तक। तब से मैं ढूंढने की प्रक्रिया कर रही हूँ। पटना की शिवरानी बेटे को खोजने के लिए नेपाल, मुंबई और उड़ीसा तक जा चुकी है, पर सफलता नहीं मिली। अब महाकुंभ से आस है। मैं सब जगह गई, मुंबई, नेपाल, आरा, बक्सर, छपरा, कुर्सेला, सब जगह गई। अब यहाँ आए हैं संगम में। सुना है मैं देवादिदेव महादेव की कृपा होती है, हो सकता है मेरा बेटा से भी मेरे को संगम हो जाए। आप लोग बेटे से बिछड़ने के दुख में माँ ने YouTube चैनल भी खोल लिया। पूजा पाठ और धार्मिक बातें चैनल पर की जाती हैं। इसके वियोग में मेरा चैनल का नाम है अनंत भक्ति और मैं शिव चर्चा, भजन, जो भी है भक्ति भजन गाती हूँ, गीता पढ़ के सुनाती हूँ। सबको मन नहीं लगता है ना, घर में पढ़ते रहती हूँ तो मैं डालती हूँ। पुष्पा 2 द रूल की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के बाद दक्षिण सिनेमा की कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उनका बिजनेस कुछ खास नहीं रहा। इस बीच कई छोटी फिल्में भी रिलीज हुई जिन्होंने उम्मीद से ज्यादा बिजनेस किया। उसी फहरिस्त में शुमार है बॉबी देओल की फिल्म डाकू महाराजा ने, जिसने अपनी बम्पर कमाई से गेम चेंजर की रातों की नींदें उड़ा दी हैं।
बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन और रामचरण का खेल बिगाड़ने आ गए हैं लॉर्ड बॉबी। 12 जनवरी को रिलीज हुई दक्षिण के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की तेलुगु फिल्म डाकू महाराज सिनेमा घरों में छाई हुई है। इस फिल्म में बॉबी देओल नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं और महज 2 दिनों में फिल्म ने 38 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म समीक्षकों की माने तो 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिससे कुछ ही दिनों में ये फिल्म आसानी से ये आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं 10 जनवरी को रिलीज हुई रामचरण की फिल्म गेम चेंजर भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। 450 करोड़ के बजट में बनी गेम चेंजर ने भारत में 4 दिनों में 96 करोड़ 11 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। जबकि इसी दिन रिलीज हुई सोनू सूद की फिल्म फतेह सस्ते टिकट और एक के साथ एक फ्री ऑफर भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रही। फतेह ने कुल 12 करोड़ 2 लाख रुपए की कमाई की है। मुझे नहीं लगता है कि पुष्पा 2 के साथ ये कोई कॉम्पीट कर रही है। इसका कंपटीशन एक्चुअली गेम चेंजर और फतेह के साथ था, क्योंकि ये उसी के साथ साथ करीब 5 या 6 दिन के बाद ही रिलीज हुई है। मार्को, गेम चेंजर और अब डाकू महाराज जैसी फिल्मों की इस लंबी फेहरिस्त में पुष्पा के कारोबार में भी सेंध लगी है।